फुरकान अनीता की शादी में वाकई आ गया था। वो खासी देर वहां रुका, मगर सालार को महसूस हुआ कि वो कुछ हैरान था। तुम्हारी फैमिली तो खासी मगरिब ज़दा है। सालार को एकदम उसकी उलझन और हैरानी की वजह समझ आ गई। मेरा ख्याल था तुम्हारी फैमिली कुछ कंजर्वेटिव सी होगी, क्योंकि तुमने बताया था कि तुम हाफिज कुरान हो और तुम्हारा लाइफ स्टाइल मुझे कुछ सादा सा लगा। मगर यहाँ आकर मुझे हैरानी हुई, तुम और तुम्हारी फैमिली में बहुत फर्क है। आई थिंक यू आर द ऑड वन आउट। वो अपने आखिरी जुमले पर खुद ही मुस्कुराया। वो दोनों अब फुरकान की गाड़ी के करीब पहुंच चुके थे। मैंने सिर्फ 2 साल पहले कुरान हिफ्ज़ किया और 2-3 साल में ही ऑड वन आउट हुआ हूं। पहले मैं अपनी फैमिली से भी ज्यादा मगरिब ज़दा था, उसने फुरकान को बताया। 2 साल पहले कुरान पाक हिफ्ज़ किया। अमेरिका में अपनी स्टडीज के दौरान मुझे यकीन नहीं आ रहा। फुरकान ने बेयकीन से सर हिलाया। कितने अरसे में किया? तकरीबन 8 माह में। फुरकान कुछ देर तक कुछ कह नहीं सका। वो सिर्फ उसका चेहरा देखता रहा। फिर उसने गहरा सांस लेकर सताइशी नजरों से उसे देखा। तुम पर अल्लाह का कोई खास ही करम है, वरना जो कुछ तुम बता रहे हो यह आसान काम नहीं है। मैं फ्लाइट में भी तुम्हारे कारनामों से काफी मुतासिर हुआ था, क्योंकि जिस उम्र में यूनेस्को में जिस सीट पर तुम काम कर रहे हो वो हर कोई नहीं कर सकता। उसने एक बार फिर बड़ी गर्मजोशी के साथ सालार से हाथ मिलाया। चंद लम्हों के बाद सालार के चेहरे का रंग तब्दील हुआ। अल्लाह का खास करम? अगर मैं ये बता दूं कि मैं सारी जिंदगी क्या करता रहा हूं तो ये। सालार ने उससे हाथ मिलाते हुए सोचा। तुम परसों किसी स्कूल की बात कर रहे थे। सालार ने दानिस्ता तौर पर मौजू बदला। तुम इस्लामाबाद में नहीं रहते? नहीं, मैं इस्लामाबाद में ही रहता हूं, मगर मेरा एक गांव है, आबाई गांव। वहां हमारी कुछ जमीन है, एक घर भी है। फुरकान उसे तफसील से बताने लगा। कई साल पहले मेरे वालिदैन इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे। मेरे वालिद ने फेडरल सर्विस से रिटायरमेंट के बाद वहां अपनी जमीनों पर एक स्कूल बना लिया। उस गांव में कोई स्कूल नहीं था। उन्होंने प्राइमरी स्कूल बनवाया था। 7-8 साल से मैं उसे देख रहा हूं। अब वो स्कूल सेकेंडरी बन चुका है। 4 साल पहले मैंने वहां एक डिस्पेंसरी भी बनवाई। तुम इस डिस्पेंसरी को देखकर हैरान रह जाओगे। बहुत जदीद सामान है उसमें। मेरे एक दोस्त ने एक एम्बुलेंस भी गिफ्ट की है। और अब सिर्फ मेरे गांव ही की नहीं, बल्कि इर्द गिर्द के बहुत सारे गांव के लोग भी स्कूल और डिस्पेंसरी से फायदे उठा रहे हैं। सालार उसकी बातें तवज्जो से सुन रहा था। मगर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम एक सर्जन हो, तुम सब ये कैसे कर लेते हो? और उसके लिए बहुत पैसे की जरूरत है। क्यों कर रहा हूं ये तो मैंने अपने आप से कभी नहीं पूछा। मेरे गांव में इतनी गुर्बत थी कि ये सवाल पूछने की मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी। हम लोग बचपन में कभी कभार अपने गांव जाया करते थे। ये हमारे लिए तफरी थी। हमारी हवेली के अलावा गांव का कोई मकान पक्का नहीं था और सड़क का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम सबको यूं लगता था जैसे हम जंगल में आ गए हैं। अब अगर हम जानवर होते तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शहर की तरह हम भी जंगल में दंदनाते फिरते। ये सोच कर के सब हमसे बहुत मरूब हैं और कोई भी हम जैसा नहीं। ना कोई हमारी तरह रहता है, ना कोई हमारे जैसा खाता है, ना हमारे जैसा पहनता है। मगर इंसान होकर ये बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है कि हमारे इर्द गिर्द इंसान जानवरों जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हो सकता है कुछ इंसानों को उससे खुशी महसूस होती हो, उन्हें हर नेमत मैसर है और बाकी सब तरस रहे हैं, मगर हमारा शुमार ऐसे लोगों में नहीं होता था। अब सवाल ये पैदा होता था कि क्या किया जाए। मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो थी नहीं कि मैं उसे हिलाता और सब कुछ बदल देता, ना ही बेशुमार वसाइल। तुम्हें मैंने बताया था ना कि मेरे वालिद सिविल सर्वेंट थे, ईमानदार किस्म के सिविल सर्वेंट। मैं और मेरा भाई दोनों शुरू ही से स्कॉलरशिप पर पढ़ते रहे, इसलिए हम पर हमारे वालिदैन को ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ा। खुद वो भी कोई फजूल खर्च नहीं थे, इसलिए थोड़ी बहुत बचत होती रही। रिटायरमेंट के बाद मेरे वालिद ने सोचा कि लाहौर या इस्लामाबाद के किसी घर में अखबार पढ़कर, वॉक करके या टीवी देखकर ज़िंदगी गुजारने के बजाय अपने गाँव जाना चाहिए, वहाँ कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करनी चाहिए। वो दोनों गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। मुश्किलात का अंदाज़ा तुम नहीं कर सकते। गाँव में न बिजली थी, न साफ पानी, कुछ भी नहीं था। बाबा ने पता नहीं कहाँ कहाँ भाग कर ये सारी चीज़ें मंजूर करवाईं। जब वहाँ प्राइमरी स्कूल बन गया, एक सड़क भी आ गई, बिजली और पानी जैसी सहूलतें भी आ गईं, तो गवर्नमेंट को अचानक वहाँ एक स्कूल बनाने का ख्याल आया। मेरे वालिदैन को खुशी थी कि गवर्नमेंट उनके स्कूल को अपनी ज़ेरे निगरानी ले ले। उसमें अपने टीचर्स भी भिजवाए और कुछ अरसे बाद उस स्कूल को अपग्रेड कर दे। मगर महकमा तालीम के चंद राब्तों में ही बाबा को अंदाज़ा हो गया था कि ऐसा होने की सूरत में उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। बाबा वहाँ बच्चों को सब कुछ देते थे, किताबें, कॉपियाँ, यूनिफॉर्म और ऐसी कुछ ज़रूरी चीज़ें। उन्होंने बाकायदा उसके लिए फंड्स रखे हुए थे। मगर तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते हो कि गवर्नमेंट के पास चले जाने के बाद उस स्कूल का क्या असर होता। सबसे पहले वो फंड्स जाते, फिर बाकी सब कुछ। इसलिए बाबा खुद ही उस स्कूल को चलाते रहे। महकमा तालीम ने वहाँ स्कूल फिर भी खोला, मगर वहाँ एक बच्चा भी नहीं गया।
फिर हार मानकर उन्होंने वो स्कूल बंद कर दिया और हमारे स्कूल को अपग्रेड कर दिया। बाबा के कुछ दोस्तों ने इस सिलसिले में उनकी मदद की। इस तरह उसकी अपग्रेडिंग होती रही। मैं उन दिनों लंदन में पढ़ता था और मैं रुपए बचा बचा कर भेजा करता था। अभी भी हम उसको और तरक्की दे रहे हैं। आसपास के गांव के लोग भी अपने बच्चों को हमारे पास भिजवाते हैं। मैं जब पाकिस्तान वापस आया तो मैंने वहाँ एक बाज़ाब्ता किस्म की डिस्पेंसरी कायम की। गाँव की आबादी भी अब बहुत बढ़ गई है, लेकिन गाँव में गुर्बत अभी भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। तालीम से इतना ज़रूर हुआ है कि गाँव के कुछ बच्चे बाहर शहर में आगे पढ़ने के लिए जाने लगे हैं, कुछ हुनर सीख रहे हैं। वो जो गुर्बत का एक चक्कर था वो ख़त्म हो रहा है। उनकी ये नस्लें नहीं तो अगली नस्लें शायद तुम्हारे और मेरे जैसे तालीमी इदारों से आला डिग्रीज लेकर निकलें, कौन कह सकता है। वो मुस्कुराते हुए बोला। मैं हर माह एक वीकेंड पर गांव जाता हूँ। वहाँ 2 कंपाउंडर हैं मगर कोई डॉक्टर नहीं है। एक वीकेंड पर मैं वहाँ जाता हूँ, बाकी 3 वीकेंड्स पर भी हम किसी न किसी को वहाँ भिजवा देते हैं। फिर मैं वहाँ हर 3 माह बाद एक मेडिकल कैंप लगवाता हूँ। और सबके लिए रुपया कहाँ से आता है? शुरू में तो ये बाबा का रुपया था। उन्हीं की ज़मीन पर स्कूल बना, उनकी ग्रेजुएटी से उसकी तामीर हुई। मेरी अम्मी ने भी अपने पास मौजूद रकम से उनकी मदद की। फिर बाबा के कुछ दोस्त भी माली इमदाद करने लगे। उसके बाद मैं और मेहरान भी उसमें शामिल हो गए। फिर मेरे कुछ दोस्त भी। मैं अपनी इनकम का एक ख़ास हिस्सा हर माह गाँव भिजवा देता हूँ। उससे डिस्पेंसरी बड़े आराम से चलती रहती है। जो डॉक्टर्स वहाँ महीने के 3 वीकेंड्स पर जाते हैं वो कुछ चार्ज नहीं करते। उनके लिए ये सोशल वर्क है। मेडिकल कैंप्स भी इसी तरह के लग जाते हैं। और स्कूल के पास अब इतने फिक्स डिपॉजिट हो चुके हैं कि उनसे आने वाली रकम टीचर्स की तनख्वाह और दूसरे अखराजात के लिए काफ़ी होती है। हम चंद सालों में वहाँ टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी काम करना चाहते हैं। तुम कब जा रहे हो वहाँ? मैं तो सुबह निकल रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ जाना चाहूँ? सालार ने कहा। मोस्ट वेलकम, मगर कल तो वलीमा होगा, तुम यहाँ मसरूफ़ होगे। फुरकान ने उसे याद दिलाया। वलीमा तो रात को है, सारा दिन तो मैं फारिग ही होऊंगा। क्या रात तक पहुँचना मुश्किल होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम बहुत आसानी से पहुँच सकते हो। सिर्फ सुबह कुछ जल्दी निकलना पड़ेगा अगर तुम बाकी वहाँ चंद घंटे गुजारना चाहते हो, वरना फिर तुम वापस आकर खासे थक जाओगे। फुरकान ने उससे कहा। मैं नहीं थकूंगा। मैं यूनिसेफ की टीम्स के साथ कैसे कैसे इलाकों में सफ़र करता रहा हूँ, तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं हो सकता। मैं फजर के बाद तैयार रहूँगा। तुम मुझे वक्त बता दो। 5:30? ओके। तुम घर से निकलते हुए मुझे एक बार मोबाइल पर कॉल कर लेना और 2-3 बार हॉर्न देना यहाँ आकर। मैं निकल आऊँगा, उसने फुरकान से कहा और फिर खुदा हाफिज कहता हुआ अंदर मुड़ गया। अगली सुबह फुरकान ठीक 5:30 बजे उसके गेट पर हॉर्न दे रहा था और सालार पहले ही हॉर्न पर बाहर था। तुम वापस पाकिस्तान क्यों आ गए? तुम इंग्लैंड में बहुत आगे जा सकते थे। गाड़ी शहर से बाहर वाली सड़क पर भाग रही थी। उन्हें सफ़र करते आधा घंटा हो गया था जब सालार से अचानक उसने पूछा। इंग्लैंड को मेरी ज़रूरत नहीं थी, पाकिस्तान को थी, इसलिए मैं पाकिस्तान आ गया। फुरकान ने बड़े नॉर्मल अंदाज में कहा। वहाँ एक डॉक्टर फुरकान के ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ एक डॉक्टर फुरकान के ना होने से बहुत फ़र्क पड़ जाता। यहाँ मेरी खिदमात की ज़रूरत है, उसने आखिरी जुमले पर जोर देते हुए कहा। मगर वहाँ इतने सालों में तुम बहुत आगे जा सकते थे। फिर प्रोफेशनली भी तुम बहुत कुछ सीख सकते थे। फाइनेंशियली भी तुम उस प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा रुपये हासिल कर सकते थे जो तुमने शुरू किया हुआ है। आफ्टर ऑल पाकिस्तान में तुम इतने कामयाब नहीं हो सकते, सालार ने कहा। अगर कामयाबी से तुम्हारी मुराद पाउंड्स की तादाद और सहूलतों से है तो हाँ, दोनों जगहों का मुकाबला नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा इशारा इलाज की तरफ है तो मैं यहाँ ज़्यादा लोगों को ज़िंदगी बांट रहा हूँ। जो इत्मीनान डॉक्टर अपने सेहतयाब होने वाले मरीज को देखकर करता है, तुम उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। इंग्लैंड ऑन्कोलॉजिस्ट से भरा हुआ है। पाकिस्तान में उनकी तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती है। मैं वहाँ रहकर पैसों का ढेर भी यहाँ भिजवाता रहता तो कोई फ़र्क ना पड़ता। जहाँ एक फ़र्द की कमी होती है वहाँ उस फ़र्द से ही वो कमी पूरी होती है। रुपया या दूसरी चीज़ उसकी जगह नहीं ले सकता। मैं बहुत काने हूँ सालार, मेरी पूरी फैमिली बहुत काने। अगर मैंने कोई चीज़ सीखी है तो वो सबसे पहले मेरे अपने लोगों के काम आनी चाहिए। मैं अपने लोगों को मरता छोड़कर दूसरे लोगों की ज़िंदगी नहीं बचा सकता। पाकिस्तान में कुछ भी सही नहीं है, सब कुछ ख़राब है, कुछ भी ठीक नहीं है। सहूलतों से खाली हॉस्पिटल्स और हद से ज़्यादा बुरा और करप्ट हेल्थ सिस्टम। जिस बुराई और खामी का सोचो वो यहाँ है। मगर मैं इस जगह को नहीं छोड़ सकता। अगर मेरे हाथ में शिफा है तो फिर सबसे पहले ये शिफा अपने लोगों के हिस्से में आनी चाहिए। सालार बहुत देर तक कुछ नहीं बोल सका। गाड़ी में एकदम खामोशी छा गई थी। तुमने मुझसे तो ये सवाल पूछ लिया कि मैं पाकिस्तान क्यों आ गया। क्या अब मैं तुमसे ये सवाल पूछूं कि तुम पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते? फुरकान ने कुछ देर की खामोशी के बाद मुस्कुराते हुए कहा। मैं यहाँ नहीं रह सकता, सालार ने बेख्तियार कहा।
तुम पैसों और सहूलतों की वजह से ये कह रहे हो? नहीं, पैसा या सहूलतें मेरा मसला नहीं, ना अब ना ही पहले कभी। तुम मेरा फैमिली बैकग्राउंड जान चुके हो। फिर कुछ भी नहीं, बस मैं यहाँ नहीं आ सकता, उसने कतई लहजे में कहा। यहाँ तुम्हारी जरूरत है। किसको? इस मुल्क को। सालार बेख्तियार मुस्कुराया। मैं तुम्हारी तरह हुब्बुल वतनी नहीं रखता, मेरे बगैर भी सब कुछ ठीक है यहाँ। एक डॉक्टर की और बात है, मगर एक इकोनॉमिस्ट तो किसी को जिंदगी और मौत नहीं दे सकता। तुम जो सर्विसेज वहाँ दे रहे हो वो यहाँ के इदारों को दे सकते हो। जो कुछ अपने लेक्चर्स में वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में सिखा रहे हो, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में सिखा सकते हो। उसका दिल चाहा वो फुरकान से कहे कि वो यहाँ आकर कुछ भी सिखाने के काबिल नहीं रह सकेगा, मगर वो खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। तुमने अफ्रीका की गुर्बत, भूख और बीमारी देखी है। तुम यहाँ की गुर्बत, भूख और बीमारी देखोगे तो हैरान रह जाओगे। यहाँ सूरत हाल उन मुल्कों की तरह ख़राब नहीं है फुरकान। यहाँ इतनी पसमानदगी नहीं है। इस्लामाबाद के जिस सेक्टर में तुम पले बढ़े हो, वहाँ रहकर इर्द गिर्द की ज़िंदगी का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। तुम इस्लामाबाद के करीबी गाँव में चले जाओ तो तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मुल्क कितना खुशहाल है। फुरकान, मैं तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ। सालार ने एकदम बात का मौजू बदलना चाहा। सालार, मेरे इस प्रोजेक्ट को फ़िलहाल किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। तुम अगर ऐसा कोई काम करना चाहते हो तो तुम खुद किसी गांव में इस तरह का काम शुरू करो। तुम्हारे पास फंड्स की कमी नहीं होगी। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं अमेरिका में बैठकर ये सब नहीं चला सकता। अगर तुम ये चाहते हो कि किसी दूसरे गांव में भी स्कूल कायम किया जाए तो मैं उसे सपोर्ट करने को तैयार हूँ। मेरे लिए ज़ाती तौर पर वक्त देना मुश्किल है। फुरकान इस बार खामोश रहा। शायद उसे अंदाज़ा हो गया था कि सालार अब उसके इस राह पर कुछ झुंझला रहा था। बात का मौजू एक बार फिर फुरकान के गांव की तरफ मुड़ गया। वो दिन सालार की ज़िंदगी के यादगार तरीन दिनों में से एक था। वो उस स्कूल को देखकर वाकई बहुत मुतासिर हुआ था, मगर उससे भी ज़्यादा मुतासिर वो उस डिस्पेंसरी को देखकर हुआ था जहां वो गया था। उसे एक छोटा सा हॉस्पिटल कहना ज़्यादा बेहतर था। डॉक्टर ना होने के बावजूद वो बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से चलाया जा रहा था। उस दिन फुरकान की आमद मुतवक्के थी और उसके इंतजार में मरीजों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। फुरकान आते ही मसरूफ हो गया। हॉस्पिटल का अहाता मरीजों से भरा हुआ था। वहां हर उम्र, हर तरह के मरीज थे। नौज़ायदा बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान। सालार अहाते में लाशऊरी तौर पर चहलकदमी करता रहा। वहां मौजूद चंद लोगों ने उसे भी डॉक्टर समझा और उसके करीब चले आए। सालार उनसे बातचीत करने लगा। जिंदगी में वो पहली बार कैंसर के एक स्पेशलिस्ट को एक फिजिशियन के तौर पर चेकअप करते, नुस्खे लिखते देख रहा था और उसने एतराफ़ किया उसने जिंदगी में फुरकान से अच्छा डॉक्टर कभी नहीं देखा। वो बेहद प्रोफेशनल और बेहद नर्म मिजाज था। उस तमाम अमल में उसके चेहरे की मुस्कुराहट एक लम्हे के लिए भी गायब नहीं हुई थी। सालार को यूं लग रहा था जैसे उसने अपने होठों पर मुस्कुराहट को किसी चीज के साथ चिपकाया हुआ था। कुछ वक्त गुजरने के बाद उसने सालार को एक आदमी के साथ स्कूल भिजवा दिया था। वो वहां उसके वालिदैन से मिला। वो उसकी आमद से पहले ही बाखबर थे। यकीनन फुरकान ने उनको फोन पर बता दिया था। वो उनके साथ स्कूल में फिरता रहा। स्कूल की इमारत उसकी तवक्कुआत से बरक्स बहुत वसी और बहुत अच्छी बनी हुई थी। उसे वहां मौजूद बच्चों की तादाद देखकर भी हैरत हो रही थी। वहां कुछ घंटे रुकने के बाद वो उन दोनों के साथ उनकी हवेली में आ गया। हवेली के बैरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही बेइख्तियार उसका दिल खुश हुआ था। उसे उस गांव में इस किस्म के शानदार लॉन की तवक्को नहीं थी। वहां पौधों की भरमार थी, मगर बेतरतीबी नहीं थी। बहुत शानदार लॉन है, बहुत आर्टिस्टिक। वो तारीफ के बगैर नहीं रह सका। ये शकील साहब का शौक है, फुरकान की अम्मी ने कहा। मेरा और नौशीन का, फुरकान के वालिद ने इजाफा किया। नौशीन? सालार ने सवाली अंदाज में कहा। फुरकान की बीवी। ये आर्टिस्टिक टच उसी का है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। फुरकान ने मुझे बताया था कि उसकी फैमिली लाहौर में होती है। सालार को याद था, हाँ वो लोग लाहौर में ही होते हैं, मगर फुरकान महीने में एक वीकेंड यहाँ गुजारता है, फिर वो अपनी फैमिली भी यहाँ लाता है। ये स्लाइड्स उसके बच्चों के लिए लगवाई हैं। नौशीन भी डॉक्टर है, अभी छोटे बच्चे हैं इसलिए प्रैक्टिस नहीं करती, मगर जब यहाँ आती है तो फुरकान के साथ डिस्पेंसरी जाती है। इस बार वो अपने भाई की शादी में मसरूफ थी, इसलिए फुरकान के साथ नहीं आ सकी। वो इधर उधर नजरें दौड़ाता उनकी बातें सुनता रहा। वो उनके साथ लंच करने घर पर आया था। उसका ख्याल था कि कुछ देर तक फुरकान भी आ जाएगा, मगर जब खाना लगना शुरू हो गया तो उसने फुरकान के बारे में पूछा। वो दोपहर का खाना यहाँ नहीं खाता, सिर्फ एक सैंडविच और चाय का कप लेता है, उसमें भी 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। उसके पास मरीज इतने होते हैं कि वो शाम तक बिल्कुल फारिग नहीं होता, खाना वाना बिल्कुल भूल जाता है। फुरकान की अम्मी ने उससे कहा। वो उनके साथ बातें करते हुए खाना खाने लगा। फुरकान के वालिद फाइनेंस डिवीजन में ही काम करते रहे थे और 20वें ग्रेड में रिटायर हुए थे। ये जानकर के सालार का ताल्लुक भी फाइनेंस से ही था, उनके जोश में कुछ इजाफा हो गया था। सालार को उनसे बातें करते हुए वक्त गुजरने का एहसास नहीं हुआ। सालार ने उनसे उस स्कूल के हवाले से बात की। स्कूल के लिए हमें फिलहाल किसी चीज़ की जरूरत नहीं है,
हमारे पास खासे फंड्स हैं। फुरकान का एक दोस्त एक नया ब्लॉक भी बनवा रहा है, बल्कि बन ही चुका है। तुमने तो देखा ही है। हाँ, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो डिस्पेंसरी के लिए करो। हमें एक मुस्तकिल डॉक्टर की जरूरत है और हम उसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री में बहुत दफा दरख्वास्तें दे चुके हैं। फुरकान ने अपने ताल्लुकात भी इस्तेमाल किए, मगर कोई भी डॉक्टर यहाँ मुस्तकिल तौर पर आने को तैयार नहीं, और हमें एक डॉक्टर की अशद जरूरत है। तुमने मरीजों की तादाद तो देखी ही होगी। एक करीबी गांव में एक डिस्पेंसरी और डॉक्टर है, मगर डॉक्टर मुस्तकिल छुट्टी पर है और अगला डॉक्टर भी आने से पहले ही छुट्टी पर चला जाता है। मैं इस सिलसिले में जो कुछ कर सका जरूर करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस स्कूल के लिए भी कुछ करूं। मैं वापस जाने के बाद कोशिश करूंगा कि आपको यूनेस्को की तरफ से किसी एनजीओ के जरिए हर साल कुछ ग्रांट भी मिलती रहे, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये सब कुछ तुमने जो देखा है, ये सब हम लोगों ने खुद किया है। हमारी फैमिली ने, रिश्तेदारों ने, फैमिली फ्रेंड्स ने, मेरे वाकिफकारों ने, मेरे बच्चों के दोस्तों ने। हमें कभी भी किसी हुकूमती या बैनुल अक़वामी एजेंसी के ग्रांट की जरूरत नहीं पड़ी। कब तक यूनेस्को आकर हमारे लोगों की भूख, जहालत और बीमारी खत्म करती रहेगी? जो काम हम अपने वसाइल से कर सकते हैं, हमें अपने वसाइल से ही करने चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप इस प्रोजेक्ट को और बढ़ाएं। सालार बेख्तियार बोलते हुए लड़खड़ाया। ये बहुत बढ़ जाएगा। तुम 20 साल बाद यहाँ आकर देखोगे तो ये गांव तुम्हें एक मुख्तलिफ गांव मिलेगा। जितनी गुर्बत तुमने आज देखी है वो तब नहीं होगी। इनका कल आज से मुख्तलिफ होगा। फुरकान के वालिद ने बेहद इत्मीनान से कहा। सालार चुपचाप उन्हें देखता रहा। दोपहर के करीब उसे फुरकान ने डिस्पेंसरी से फोन किया। कुछ देर रस्मी गुफ्तगू के बाद उसने सालार से कहा, अब तुम्हें वापस इस्लामाबाद के लिए निकल जाना चाहिए। मैं चाहता था कि खुद तुम्हें वापस छोड़ कर आऊं, मगर यहाँ बहुत रश है। जो लोग दूसरे गांव से आते हैं, अगर मैं उन्हें आज नहीं चेक कर सका तो उन्हें बहुत जहमत होगी। इसलिए मैं अपने डिस्पेंसर को भिजवा रहा हूँ। वो गाड़ी में तुम्हें इस्लामाबाद छोड़ आएगा। उसने प्रोग्राम तय किया। ओके, सालार ने कहा। जाने से पहले डिस्पेंसरी आकर मुझसे मिल लेना, उसने फोन बंद करते हुए कहा। सालार ने एक बार फिर फुरकान के वालिदैन के साथ चाय पी। गाड़ी तब तक वहां आ चुकी थी। फिर वो वहां से गाड़ी में फुरकान के पास चला गया। सुबह वाली भीड़ अब कम हो चुकी थी। वहां अब सिर्फ 25-30 के करीब लोग थे। फुरकान एक बूढ़े आदमी का मुआयना कर रहा था। सालार को देखकर मुस्कुराया। मैं 2 मिनट में इन्हें छोड़कर आता हूं, उसने मरीज से कहा और फिर उठकर खड़ा हो गया। सालार के साथ चलता हुआ वो बाहर गाड़ी तक आया। तुम कब तक पाकिस्तान में हो? उसने सालार से पूछा। 1.5 हफ्ते। तो फिर दोबारा मुलाकात नहीं हो सकेगी तुमसे, क्योंकि मैं तो अब अगले ही माह इस्लामाबाद और यहाँ आऊँगा। लेकिन मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। तुम्हारी फ़्लाइट कब है? सालार ने उसके सवाल को नज़रअंदाज किया। मुलाकात क्यों नहीं हो सकती? मैं लाहौर आ सकता हूँ अगर तुम इन्वाइट करो। फुरकान कुछ हैरान अंदाज से मुस्कुराया। सालार उससे हाथ मिलाते हुए गाड़ी में बैठ गया। सालार नहीं जानता था उसे कौन सी चीज़ इस तरह अचानक फुरकान के इतने करीब ले आई थी। वो ये भी नहीं जानता था कि वो फुरकान को क्यों इतना पसंद कर रहा था। वो उसकी वजह समझने से कासिर था। फुरकान के साथ उसका गांव देखने के 4 दिन बाद वो लाहौर गया। वो वहां 1 दिन के लिए गया था। उसने फुरकान को फ़ोन पर इत्तला दी थी। फुरकान ने उसे एयरपोर्ट पर पिक करने और अपने साथ रहने की ऑफ़र की, मगर उसने इनकार कर दिया। वो फुरकान से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक 4 बजे के करीब उसके घर पहुंचा। वो एक अच्छे इलाके में एक इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक फ्लैट में रहता था। दरवाजे के साथ मौजूद बेल दबाकर वो खामोशी से खड़ा हो गया। अंदर से एकदम किसी बच्चे के भागने की आवाज आई। एक 4-5 साल की बच्ची डोर चेन की वजह से दरवाजे में आने वाली झिर्री से उसको देख रही थी। आपको किससे मिलना है? सालार उसे देखकर दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराया, मगर उस बच्ची के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं आई। वो बड़ी संजीदगी के साथ सालार से पूछ रही थी, बेटा मुझे आपके पापा से मिलना है। उस बच्ची और फुरकान के चेहरे में इतनी मुमासलत थी कि उसके लिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो फुरकान की बेटी थी। पापा इस वक्त किसी से नहीं मिलते, उसे बड़ी संजीदगी से इत्तला दी गई। मुझसे मिल लेंगे, सालार ने कदर महसूस होते हुए कहा। आपसे क्यों मिल लेंगे? फौरन जवाब आया, क्योंकि मैं उनका दोस्त हूं। आप उन्हें जाकर बताएं कि सालार अंकल आए हैं तो मुझसे मिल लेंगे। सालार ने मुस्कुराते हुए नरमी से कहा। वो उसकी मुस्कुराहट से मुतासिर नहीं हुई। लेकिन आप मेरे अंकल तो नहीं हैं। सालार को बेख्तियार हंसी आ गई। आप ना हंसें, वो बेख्तियार बिगड़ी। सालार पंजों के बल उसके मुकाबिल बैठ गया। अच्छा मैं नहीं हंसता, उसने चेहरे की मुस्कुराहट को छुपाया। आप इस फ्रॉक में बहुत अच्छी लग रही हैं। वो अब कुछ करीब से उसका जायजा लेते हुए बोला। उसकी तारीफ ने दरवाजे की झिर्री में से झांकती हुई मोहतरमा के तासुरात और मूड में कोई तब्दीली नहीं की। लेकिन आप मुझे अच्छे नहीं लगे। उसके जुमले से ज्यादा उसके तासुरात ने सालार को महसूस किया। वो अब कुछ दूर से फ्लैट के अंदर किसी के कदमों की आवाज सुन रहा था। कोई दरवाजे की तरफ आ रहा था। क्यों? मैं क्यों नहीं अच्छा लगा? उसने मुस्कुराते हुए इत्मीनान से पूछा। नहीं, बस नहीं अच्छे लगे। उसने नागवारी से गर्दन को झटका। नाम क्या है आपका?
वो कुछ देर उसे देखती रही, फिर उसने कहा, इमामा। सालार के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने दरवाजे की छिर्री में से इमामा के अक़ब में फुरकान को देखा। वो इमामा को उठाते हुए दरवाजा खोल रहा था। सालार खड़ा हो गया। फुरकान नहाकर निकला था। उसके बाल गीले और बेतरतीब थे। सालार ने मुस्कुराने की कोशिश की। वो फौरी तौर पर कामयाब नहीं हो सका। फुरकान ने उससे हाथ मिलाया। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, वो उसके साथ अंदर जाते हुए बोला। वो दोनों अब ड्राइंग रूम में दाखिल हो रहे थे। इमामा फुरकान की गोद में चढ़ी हुई थी और उसे मुसलसल कान में कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, जिसे फुरकान मुसलसल नजरअंदाज कर रहा था। अंकल, सालार से मिली हैं आप? फुरकान ने सालार को बैठने का इशारा करते हुए इमामा से पूछा। वो अब खुद भी सोफे पर बैठ रहा था। ये मुझे अच्छे नहीं लगते, उसने बाप तक अपनी नापसंदीदगी पहुंचाई। बहुत बुरी बात है इमामा, ऐसा नहीं कहते, फुरकान ने सरजनिश करने वाले अंदाज में कहा। आप अंकल के पास जाएं और उनसे हाथ मिलाएं। उसने इमामा को नीचे उतार दिया। वो सालार की तरफ जाने के बजाय एकदम भागते हुए बाहर चली गई। हैरानी की बात है कि तुम इसे अच्छे नहीं लगे, वरना इसको मेरा हर दोस्त अच्छा लगता है। आज इसका मूड भी कुछ ऑफ है। फुरकान ने मुस्कुराते हुए वजाहत की। ये नाम का असर है। मुझे हैरानी होती अगर मैं इसे अच्छा लगता, सालार ने सोचा। चाय पीते हुए दोनों आपस में बातें कर रहे थे। बातों के दौरान सालार ने उससे कहा, 1-2 हफ्ते तक तुम लोगों की डिस्पेंसरी में डॉक्टर आ जाएगा। उसने सरसरी अंदाज में कहा, यह तो बहुत अच्छी खबर है। फुरकान एकदम खुश हुआ, और इस बार वो डॉक्टर वहां रहेगा। अगर ना रहे तो मुझे बताना। मेरी समझ में नहीं आता तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर की दस्तयाबी सबसे बड़ा मसला रहा है। इसकी जरूरत नहीं है। वो रुका। वहां जाने से पहले मुझे ये तवक्को नहीं थी कि तुम और तुम्हारी फैमिली इस काम को इस स्केल पर और इतने ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में कर रहे हो। मैं तो तुम लोगों के काम से दरहकीकत बहुत मुतासिर हुआ हूं, और मेरी ऑफर भी वही है। मैं इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में तुम्हारी मदद करना चाहूंगा। उसने संजीदगी से फुरकान से कहा, सालार, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मैं चाहूंगा कि तुम इसी तरह का कोई प्रोजेक्ट वहां किसी दूसरे गांव में शुरू करो। तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा जराए हैं और तुम मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से यह प्रोजेक्ट चला सकते हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मेरा मसला वक्त है। मैं तुम्हारे जितना वक्त नहीं दे सकता, और फिर मैं पाकिस्तान में भी नहीं रह सकता। तुम्हारी तरह मेरे फैमिली मेंबर्स भी इस मामले में मेरी मदद नहीं कर सकते। सालार ने अपना मसला बताया। चलो इस पर बाद में बात करेंगे, अभी तुम चाय पियो, फिर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। फुरकान ने मौजू बदलते हुए कहा, कहाँ? यह तो मैं तुम्हें रास्ते में ही बताऊंगा। वो अजीब अंदाज में मुस्कुराया। मैं वहां जाकर क्या करूंगा? सालार ने गाड़ी में बैठे हुए फुरकान से पूछा। वही जो मैं करता हूं, वो सिग्नल पर गाड़ी रोकते हुए बोला। और तुम वहां क्या करते हो, ये तुम वहां पहुंचकर देख लेना। फुरकान उसे किसी डॉक्टर सिब्ते अली के पास लेकर जा रहा था, जिसके पास वो खुद भी जाया करता था। वो कोई मजहबी आलिम थे, और सालार को मजहबी उलमा से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो पिछले चंद सालों में इतने मजहबी उलमा के असली चेहरे देख चुका था कि अब मजीद उन जगहों पर वक्त जाया नहीं करना चाहता था। फ्रैंकली स्पीकिंग फुरकान, मैं इस टाइप का हूं नहीं जिस टाइप का तुम मुझे समझ रहे हो। उसने कुछ देर खामोश रहने के बाद फुरकान को मुखातिब किया। किस टाइप के? फुरकान ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। यही पीरी मुरीदी या बैत वगैरह, या जो भी तुम समझ लो, उसने कदरे साफ गोई से कहा। इसीलिए तो मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं, तुम्हें मदद की जरूरत है। सालार ने चौंक कर उसे देखा। वो सड़क को देख रहा था। कैसी मदद? अगर कोई हाफिज कुरान रात को एक पारा पढ़े और फिर भी नींद लाने के लिए उसे नींद की गोलियां खानी पड़े, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत जरूर है। कई साल मुझे भी एक बार बहुत डिप्रेशन हुआ था। मेरा जहन भी बहुत उलझ गया था। फिर कोई मुझे डॉक्टर साहब के पास लेकर गया था। 8-10 साल हो गए हैं मुझे अब वहां जाते हुए। तुमसे मिलकर मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें भी मेरी तरह किसी की मदद की जरूरत है, रहनुमाई की जरूरत है। फुरकान ने नर्म लहजे में कहा, तुम क्यों मेरी मदद करना चाहते हो? क्योंकि दीन कहता है कि तुम मेरे भाई हो, उसने मोड़ मोड़ते हुए कहा। सालार ने गर्दन सीधी कर ली। वो उससे मजीद क्या पूछता? उसे मजहबी उलमा से कोई दिलचस्पी नहीं थी। हर आलिम अपने फिरके की तारीफ में जमीन और आसमान के कलावे मिलाने में माहिर था। हर आलिम को अपने इल्म पर गुरूर था। हर आलिम का लुब्बे लुबाब यही होता था, मैं अच्छा हूं, बाकी सब बुरे हैं। मैं कामिल हूं, बाकी सब नामुकम्मल हैं। हर आलिम को देखकर लगता कि उसने इल्म किताबों से नहीं, बराह रास्त वही के जरिए हासिल किया है, जिसमें गलती का कोई इम्कान ही नहीं है। उसने आज तक ऐसा आलिम नहीं देखा था जो अपने ऊपर तनकीद सुने और बर्दाश्त भी करे। सालार खुद अहले सुन्नत मसलक से ताल्लुक रखता था, मगर जो आखिरी चीज वो किसी से डिस्कस करना चाहता था वो मसलक और फिरका था। और उन मजहबी उलमा के पास डिस्कस करने के लिए सबसे पहली चीज मसलक और फिरका ही था। उन उलमा के पास जाते जाते वो रफ्ता रफ्ता उनसे बरगुश्ता हो गया था। उनकी पोटली में सिर्फ इल्म भरा हुआ था, अमल नहीं। वो गिबत एक गुनाह पर लंबा चौड़ा लेक्चर देते, कुरानी आयात और अहादीस के हवाले देते, और अगली ही सांस में वो अपने किसी हम असर आलिम का नाम लेकर उसका मजाक उड़ाते।
उसकी इल्मी जहालत को साबित करने की कोशिश करते। वो अपने पास आने वाले हर एक का पूरा बायोडेटा जानते और फिर अगर वो बायोडेटा उनके काम का होता तो मुतालबों और सिफारिशों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता और उस बायोडेटा को अपने पास आने वालों को मुतासिर करने के लिए भी इस्तेमाल करते कि उनके पास किस वक्त कौन आया था, किस तरह कौन उनके इल्म से फैज़याब हुआ था, कौन बड़ा आदमी हर वक्त उनकी जूतियां सीधी करते रहने को तैयार रहता है, किसने उन्हें घर बुलाया और किस तरह खिदमत की। वो अब तक जिन आलिमों के पास एक बार गया था दोबारा नहीं गया और अब फुरकान उसे फिर एक आलिम के पास ले जा रहा था। वो शहर के अच्छे इलाकों में से एक में जा पहुंचे थे। वो इलाका अच्छा था मगर बहुत पोश नहीं था। उस सड़क पर पहले ही बहुत सी गाड़ियां खड़ी थी। फुरकान ने भी एक मुनासिब जगह पर गाड़ी सड़क के किनारे पार्क कर दी। फिर वो गाड़ी से नीचे उतर गया। सालार ने उसकी पैरवी की। 3-4 मिनट चलते रहने के बाद वो इन बैंगलोज में से एक निस्बतन सादा मगर पुरवकार और छोटे बैंगलों के सामने पहुंच गए। नीम प्लेट पर डॉक्टर सैयद सिब्ते अली का नाम तहरीर था। फुरकान बिला झिझक अंदर दाखिल हो गया। सालार ने उसकी पैरवी की। बंगले के अंदर मौजूद छोटे से लॉन में एक माली अपने काम में मसरूफ था। फुरकान ने पोर्च में एक मुलाजिम के साथ दुआ सलाम का तबादला किया। फिर वो मजीद कुछ आगे चलता हुआ एक दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गया। वहां उसने अपना जूता उतार दिया। वहां पहले ही बहुत से जूते पड़े थे। अंदर से बातों की आवाज सुनाई दे रही थी। सालार ने भी देखा देखी अपने जूते उतार दिए। सालार ने एक कदम उसके पीछे अंदर रखते हुए एक ही नजर में पूरे कमरे का जायजा ले लिया। वो एक कुशादा कमरे में था जिसके फर्श पर कारपेट बिछा हुआ था और बहुत से फ्लो कुशन्स भी पड़े हुए थे। कमरे में फर्नीचर के नाम पर सिर्फ चंद मामूली सी चीजें थीं। दीवारों पर कुछ कुरानी आयात कैलीग्राफी की सूरत में लगी हुई थीं। कमरे में 20-25 के करीब मर्द मौजूद थे जो आपस में गुफ्तगू में मसरूफ थे। फुरकान ने अंदर दाखिल होते ही बुलंद आवाज में सलाम किया और फिर चंद लोगों के साथ कुछ खैर मकदमी कलमात का तबादला किया। फिर वो एक खाली कोने में बैठ गया। डॉक्टर सैयद सिब्ते अली कहाँ है? सालार ने उसके करीब बैठते हुए मध्यम आवाज में पूछा। 8 बजते ही वो अंदर आ जाएंगे, अभी तो सिर्फ 7:25 हुए हैं, फुरकान ने उससे कहा। सालार गर्दन हिलाकर कमरे में बैठे हुए लोगों का जायजा लेने लगा। वहां हर उम्र के अफराद थे। चंद टीनेजर्स लड़के, उसके हम उम्र अफराद, फुरकान की उम्र के लोग, अधेड़ उम्र और कुछ उम्र रसीदा भी। फुरकान अपनी दाएं तरफ बैठे किसी आदमी के साथ मसरूफ गुफ्तगू था। ठीक 8 बजे उसने 60-65 साल के एक आदमी को अंदरूनी दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल होते देखा। उसकी तवक्को के बरक्स वहां बैठे हुए लोगों में से कोई भी इस्तकबाल के लिए एहतरामन खड़ा नहीं हुआ। आने वाले ने ही सलाम में पहल की थी, जिसका जवाब वहां मौजूद लोगों ने दिया। आने वाले के एहतराम में खड़ा ना होने के बावजूद सालार अब अचानक वहां बैठे हुए लोगों की नशिस्त के अंदाज में एहतराम देख रहा था। वो सब यकदम बहुत चौकन्ने और मोहतात नजर आने लगे थे। आने वाले यकीनन डॉक्टर सैयद सिब्ते अली थे। वो कमरे की एक दीवार के सामने उस मखसूस जगह पर बैठ गए जिन्हें शायद उन्हीं के लिए छोड़ा गया था। वो सफेद शलवार कमीज में मलबूस थे। उनकी रंगत सुर्ख सफेद थी और यकीनन जवानी में वो बहुत खूबसूरत होंगे। उनके चेहरे पर मौजूद दाढ़ी बहुत लंबी नहीं थी मगर बहुत घनी और नफासत से तराशी गई थी। दाढ़ी मुकम्मल तौर पर सफेद नहीं हुई थी और कुछ यही हाल उनके सर के बालों का भी था। सफेद और स्याह के इम्तिजाज ने उनके चेहरे और सर पर मौजूद बालों को बहुत बावकार कर दिया था। वो वहां बैठकर दाएं तरफ मौजूद किसी आदमी का हाल दरियाफ्त कर रहे थे। शायद वो किसी बीमारी से उठकर आया था। सालार ने चंद लम्हों में उनके सरापे का जायजा ले लिया था। वो और फुरकान बाकी लोगों के अकब में दीवार के साथ टेक लगाए बैठे थे। डॉक्टर सिब्ते अली ने अपने लेक्चर का आगाज किया। उनका लबो लहजा बेहद शाइस्ता था, अंदाज धीमा था। कमरे में मुकम्मल सकूत था। वहां बैठे हुए लोगों में से कोई भी हरकत नहीं कर रहा था। सालार को उनके इब्तदाई चंद जुमलों से ही अंदाजा हो गया था वो एक गैर मामूली आलिम के सामने बैठा था। डॉक्टर सिब्ते अली शुक्र के बारे में बात कर रहे थे। इंसान अपनी जिंदगी में बहुत से नशीब फराज से गुजरता है। कभी कमाल की बुलंदियों को जा छूता है, कभी जवाल की गहराइयों तक जा पहुंचता है। सारी जिंदगी वो उन्हीं दोनों इंतहाओं के दरमियान सफर करता रहता है और जिस रास्ते पर वो सफर करता है वो शुक्र का होता है या नाशुक्री का। कुछ खुशकिस्मत होते हैं, वो जवाल की तरफ जाएं या कमाल की तरफ जाएं, वो सिर्फ शुक्र के रास्ते पर ही सफर करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाशुक्री के रास्ते पर सफर करते हैं, चाहे वो जवाल हासिल करें या कमाल। और कुछ ऐसे होते हैं जो इन दोनों पर सफर करते हैं, कमाल की तरफ जाते हुए शुक्र के और जवाल की तरफ जाते हुए नाशुक्री के। इंसान अल्लाह की अनगिनत मखलूकात में से एक मखलूक है, अशरफुल मखलूकात है, मगर मखलूक ही है। वो अपने खालिक पर कोई हक नहीं रखता, सिर्फ फर्ज रखता है। वो जमीन पर किसी ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ नहीं उतारा गया कि वो अल्लाह से किसी भी चीज को अपना हक समझकर मुतालबा कर सके।
मगर इसके बावजूद उस पर अल्लाह ने अपनी रहमत का आगाज जन्नत से किया। उस पर नेमतों की बारिश कर दी गई और इस सब के बदले उससे सिर्फ एक चीज का मुतालबा किया गया, शुक्र का। क्या महसूस करते हैं आप अगर आप जिंदगी में किसी पर कोई एहसान करें और वो शख्स उस एहसान को याद रखने और आपका एहसानमंद होने के बजाय आपको उन मौक़ों की याद दिलाए जब आपने उस पर एहसान नहीं किया था, या आपको ये जताए कि आपका एहसान उसके लिए काफ़ी नहीं था, अगर आप इसके लिए ये कर देते या वो कर देते तो ज़्यादा खुश होता। क्या करेंगे आप ऐसे शख्स के साथ? दोबारा एहसान करना तो एक तरफ, आप तो शायद उससे ताल्लुक़ रखना भी पसंद नहीं करेंगे। हम अल्लाह के साथ यही करते हैं, उसकी नेमतों और रहमतों पर उसका शुक्र अदा करने के बजाय हम उन चीज़ों के ना मिलने पर कुढ़ते रहते हैं जिन्हें हम हासिल करना चाहते हैं। अल्लाह फिर भी रहीम है, वो हम पर अपनी नेमतें नाजिल करता रहता है। उनकी तादाद में हमारे आमाल के मुताबिक कमी बेशी करता रहता है, मगर उनका सिलसिला कभी भी मुकम्मल तौर पर मुनक़ता नहीं करता। सालार पल के झपकाए बगैर उनका चेहरा देख रहा था। शुक्र अदा न करना भी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो हमारे दिलों को रोज बरोज कुशादगी से तंगी की तरफ ले जाती है, जो हमारी जबान पर शिकवे के अलावा और कुछ नहीं आने देती। अगर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत ना हो तो हमें इंसानों का शुक्रिया अदा करने की भी आदत नहीं पड़ती। अगर हमें खालिक के एहसानों को याद रखने की आदत ना हो तो हम किसी मखलूक के एहसान को भी याद रखने की आदत नहीं सीखते। सालार ने अपनी आंखें बंद कर ली। नाशुक्री क्या होती है कोई उससे ज्यादा अच्छी तरह नहीं जान सकता था। उसने एक बार फिर आंखें खोलकर डॉक्टर सैयद सिब्त अली को देखा। पूरे 1 घंटे बाद उन्होंने अपना लेक्चर खत्म किया। कुछ लोगों ने उनसे सवाल किए, फिर लोग बारी बारी उठकर जाने लगे। बाहर सड़क पर लोग अपनी गाड़ियों में बैठ रहे थे, वो भी अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए। रात अब गहरी हो रही थी। सालार के कानों में अभी भी डॉक्टर सिब्त अली की बातें गूंज रही थीं। फुरकान गाड़ी स्टार्ट करके वापसी का सफर शुरू कर चुका था। 7 दिन पहले वो फुरकान नामी किसी शख्स से वाकिफ नहीं था और 7 दिन में उसने उसके साथ ताल्लुकात की बहुत सी सीढ़ियां तय कर ली थीं। उसे हैरत थी, वो लोगों का आदी नहीं था। कुछ ताल्लुकात और रवाबित ऊपर कहीं तय किए जाते हैं, किस वक्त कौन किसे कहां किससे मिलेगा और जिंदगी में क्या तब्दीली ले आएगा, ये सब। वो सिर्फ 1 दिन के लिए लाहौर आया था, मगर वो पाकिस्तान में अपने क़याम के बाकी दिन इस्लामाबाद के बजाय लाहौर ही में रहा और बाकी के दिन वो हर रोज़ फुरकान के साथ डॉक्टर सैयद सिब्त अली के पास जाता रहा। वो एक दिन भी उनसे बराह रास्त नहीं मिला, सिर्फ उनका लेक्चर सुनता और उठकर आ जाता। डॉक्टर सिब्त अली की ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ में इस्लामिक स्टडीज़ और इस्लामिक हिस्ट्री की तालीम देते गुजरा था। पिछले 10-12 साल से वो पाकिस्तान में यहाँ की एक यूनिवर्सिटी से वाबस्ता थे और फुरकान तकरीबन उतने ही अरसे से उन्हें जानता था। जिस दिन उसे लाहौर से इस्लामाबाद और फिर वहाँ से वापस वाशिंगटन जाना था, उस रात पहली बार वो लेक्चर खत्म होने के बाद फुरकान के साथ वहाँ ठहर गया। बारी बारी तमाम लोग कमरे से निकल रहे थे। डॉक्टर सिब्त अली खड़े थे और कुछ लोगों से अलविदाई मुसाफा कर रहे थे। फुरकान उसके साथ डॉक्टर सिब्त अली की तरफ बढ़ आया। डॉक्टर सिब्त अली के चेहरे पर फुरकान को देखकर मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो कमरे में मौजूद आखिरी आदमी को रुखसत कर रहे थे। कैसे हैं आप फुरकान साहब? उन्होंने फुरकान को मुखातिब किया। बड़े दिनों के बाद रुके आप यहाँ पर। फुरकान ने कोई वजाहत दी, फिर सालार का तारुफ करवाया। ये सालार सिकंदर है, मेरे दोस्त। सालार ने अपना नाम सुनने पर उन्हें एकदम चौंकते देखा। फिर वो कुछ हैरान हुए, मगर अगले ही लम्हे उनके चेहरे पर एक बार फिर पहले वाली मुस्कुराहट थी। फुरकान अब उसका तफसीली तारुफ करवा रहा था। आइए बैठिए। डॉक्टर सिब्त अली ने फर्शी नशिस्त की तरफ इशारा करते हुए कहा। फुरकान और वो उनसे कुछ फासले पर बैठ गए। वो फुरकान के साथ उसके प्रोजेक्ट के हवाले से बात कर रहे थे। सालार खामोशी से बारी बारी उन दोनों के चेहरों को देखता रहा। गुफ्तगू के दौरान ही उनका मुलाजिम अंदर आया। उन्होंने उसे खाना लाने के लिए कहा। मुलाजिम ने उस कमरे में दस्तरखान बिछाकर खाना लगा दिया। फुरकान यकीनन पहले भी वहां कई बार खाना खाता रहा था। जब वो हाथ धोकर खाना खाने के लिए वापस कमरे में पहुंचा और दस्तरखान पर बैठा तो डॉक्टर सिब्त अली ने अचानक उसे मुखातिब किया। आप मुस्कुराते नहीं हैं सालार? वो उनके सवाल से ज्यादा सवाल की नौयत पर गड़बड़ा गया। कुछ हवन्नक सा उन्हें देखता रहा। इस उम्र में इतनी संजीदगी तो कोई मुनासिब बात नहीं। सालार कुछ हैरानी से मुस्कुराया। 15-20 मिनट की मुलाकात में वो ये कैसे जान गए थे कि वो मुस्कुराने का आदी नहीं रहा था। वो फुरकान की तरफ देखकर कुछ झेपा, फिर उसने मुस्कुराने की कोशिश की। यह आसान काम साबित नहीं हुआ। क्या मेरा चेहरा मेरे हर एहसास को जाहिर करने लगा है कि पहले फुरकान और अब डॉक्टर सिब्त अली मुझसे मेरी संजीदगी की वजह जानना चाहते हैं? उसने सोचा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इतना संजीदा नहीं हूं। उसने डॉक्टर सिब्त अली से ज्यादा जैसे खुद को बताया। मुमकिन है ऐसा ही हो, डॉक्टर सिब्त अली ने मुस्कुराते हुए कहा।
खाने के बाद दोनों को रुखसत करने से पहले वो अंदर गए। वापसी पर उनके हाथ में एक किताब थी। वो किताब उन्होंने सालार की तरफ पढ़ा दी। आपका ताल्लुक माशियात से है। कुछ अरसे पहले मैंने इस्लामी इक्तिसादियात के बारे में ये किताब लिखी है। मुझे खुशी होगी अगर आप इसे पढ़ें, ताकि आपको इस्लामी इक्तिसादी निज़ाम के बारे में भी कुछ वाक़फ़ियत हासिल हो। सालार ने किताब उनके हाथों से पकड़ ली। किताब पर नज़र डालते हुए उसने मध्यम आवाज़ में डॉक्टर सिब्त अली से कहा, मैं वापस जाकर भी आपसे राब्ता रखना चाहता हूँ। मैं आपसे सिर्फ इक्तिसादियात के बारे में नहीं सीखना चाहता, और भी बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। डॉक्टर सिब्त अली ने नरमी से उसका कंधा थपथपाया। डॉक्टर सिब्त अली साहब के पास जितने लोग भी आते, वो किसी न किसी हवाले से कम्युनिटी वर्क से वाबस्ता हैं। कुछ पहले ही इस काम में इन्वॉल्व होते हैं, और जो पहले नहीं होते वो बाद में हो जाते हैं। डॉक्टर सिब्त अली से पहली मुलाकात के बाद फुरकान ने उसे बताया, उनके पास आने वाले ज्यादातर लोग बहुत क्वालिफाइड हैं, बड़े बड़े इदारों से वाबस्ता हैं। मैं भी इत्तफाकन ही उनके पास जाना शुरू हुआ। लंदन में एक बार उनका लेक्चर सुनने का इत्तफाक हुआ। फिर पाकिस्तान आने पर एक दोस्त के तवस्सुत से उनसे मिलने का मौका मिला, और उसके बाद से मैं उनके पास जा रहा हूँ। और मुझे महसूस होता है कि जिंदगी के बारे में मेरे नजरियात पहले की निस्बत अब बहुत साफ और वाज़ेह हैं। ज़हनी तौर पर भी मैं पहले की निस्बत अब ज्यादा मजबूत हो गया हूँ। तुम इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहे थे। इस प्रोजेक्ट में मेरी बहुत ज्यादा मदद डॉक्टर सिब्त अली के पास आने वाले लोगों ने भी की। बहुत सारी सहूलियात इन्हीं लोगों ने फराहम की, और मैं यहाँ इस किस्म के प्रोजेक्ट पर काम करने वाला वाहिद नहीं हूँ, और हम एक दूसरे की मदद भी करते हैं। इस मदद की नौयत मुख्तलिफ होती है, मगर मकसद एक ही होता है, हम इस मुल्क को तब्दील करना चाहते हैं। सालार ने इस आखिरी जुमले पर अजीब नजरों से उसे देखा। ये इतना आसान तो नहीं है। हम जानते हैं ये आसान काम नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि ये सब हमारी जिंदगियों में नहीं होगा, मगर हम वो बुनियाद जरूर फराहम कर देना चाहते हैं जिन पर हमारे बच्चे और उनके बाद वाली नस्ल तामीर करती रहे। वो अंधेरे में टामक टोइयां ना मारती रहे। कम अज कम मरते वक्त हम लोगों को यह एहसास तो नहीं होगा कि हम लोगों ने तमाशाइयों जैसी जिंदगी गुजार दी। दूसरे बहुत से लोगों की तरह हम भी सिर्फ तनकीद करते रहे, खराबियों और उंगलियां उठाते रहे, इस्लाम को सिर्फ मस्जिद की हुदूद तक ही महदूद करके बैठे रहे। अपने और दूसरों की जिंदगियों में हमने कोई तब्दीली लाने की कोशिश नहीं की। वो हैरानी से फुरकान का चेहरा देखता रहा था। इमाम हाशिम जलालुन नसर साद के बाद वो एक और मुसलमान को देख रहा था, एक और प्रैक्टिकल मुसलमान को। वो मुसलमान की एक और किस्म से आगाह हो रहा था। वो मुसलमान जो दीन और दुनिया को साथ लेकर चलना चाहते हैं, जो दोनों इंतहाओं के बीच के रास्ते को पहचानते थे और उन पर चलने का तरीका जानते थे। वो बुरी तरह उलझा। उसने मेरी ऑफर के बारे में क्या सोचा है? उसने फुरकान से कहा, मैंने तुम्हें बताया था मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। तुम्हारी जरूरत है इस मुल्क को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के इदारों को। तुम्हें यहाँ आकर काम करना चाहिए। सालार उसकी बात पर हल्के से हंसा। तुम कभी इस टॉपिक को नहीं छोड़ सकते? अच्छा, मैं इस पर सोचूंगा। फिर तुम मेरी ऑफर के बारे में क्या कहोगे? मेरे गांव के करीब ही एक और गांव है, उसी हालत में जिस हालत में 10-15 साल पहले मेरा गांव था। मैं आजकल कोशिश कर रहा था कि कोई वहां पर स्कूल बना दे। प्राइमरी स्कूल तो गवर्नमेंट का वहां है, मगर आगे कुछ नहीं है। अगर तुम वहां स्कूल शुरू करो तो ये ज्यादा बेहतर होगा। मैं और मेरी फैमिली तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसे देखेंगे। हम उसे कायम करने में भी तुम्हारी मदद करेंगे, मगर फिर तुम्हें खुद ही उसे चलाना होगा। सिर्फ रुपये फराहम कर देना काफी नहीं होगा। फुरकान ने कुछ देर की खामोशी के बाद कहा, कल चल सकते हो मेरे साथ वहां? सालार ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हारी तो फ्लाइट है कल सुबह। नहीं, मैं 2 दिन बाद चला जाऊंगा। एक बार मैं चला गया तो फौरी तौर पर मेरे लिए वापस आना मुमकिन नहीं रहेगा, और मैं जाने से पहले ये काम शुरू कर देना चाहता हूं, उसने फुरकान से कहा। फुरकान ने सर हिला दिया। वो उस रात की फ्लाइट से इस्लामाबाद आ गए और फिर रात को ही फुरकान के गांव चले गए। रात वहां कयाम करने के बाद सुबह फजर के वक्त फुरकान के साथ वो उस गांव में गया। दोपहर 12 बजे तक वो उस गांव के लोगों से मिलते और वहां फिरते रहे। वहां मौजूद प्राइमरी स्कूल देखकर सालार को यकीन नहीं आया था। वो अपनी हालत से कुछ भी लगता था, मगर स्कूल नहीं। फुरकान को उसकी तरह कोई शौक नहीं था। वो वहां के हालात से पहले ही बहुत अच्छी तरह बाखबर था। वो साल में 3-4 मरतबा मुख्तलिफ देहात में मेडिकल कैंप्स लगवाया करता था, और वो देहात की जिंदगी और वहां की हालत से सालार की निस्बत बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। फुरकान को शाम की फ्लाइट से लाहौर जाना था। वो लोग 2 बजे के करीब वहां से इस्लामाबाद जाने के लिए रवाना हो गए। स्कूल के इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले सिकंदर उस्मान से उसकी बात हुई थी। उसने मुख्तसर अल्फाज में उन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। वो किसी मदाखलत के बगैर उसकी बात सुनते रहे। फिर उन्होंने बड़ी संजीदगी से उससे कहा, ये सब कुछ क्यों कर रहे हो तुम? पापा, मैं इस काम की जरूरत महसूस करता हूं कि लोगों को। उन्होंने सालार की बात काट दी। मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा। फिर आप किस चीज की बात कर रहे हैं? वो हैरान हुआ। मैं तुम्हारी लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूं। मेरे लाइफस्टाइल को क्या हुआ? वो चौंका। सिकंदर उस्मान उसे देखते रहे।
तुमने कुरान पाक हिफ्ज करने के बारे में हमें उस वक्त बताया जब तुम हिफ्ज कर चुके थे। ओके फाइन, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम हज पर जाना चाहते थे, मेरे सिलसिले में कुछ तहफ्फुज़ात थे, मगर मैंने तुम्हें नहीं रोका। तुमने हर तरह की सोशल लाइफ खत्म कर दी, मैंने एतराज नहीं किया। तुम मजहब में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे, नमाज शुरू कर दी, वो भी मस्जिद में, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। तुमने बिजनेस करने के बजाय जॉब करना चाही, वो भी यहाँ नहीं अमेरिका में, मैंने तुम्हें करने दी। अब तुम एक स्कूल खोलना चाह रहे हो। अब जरूरी हो गया है कि हम इस तमाम मामले पर संजीदगी से बात कर लें। सिकंदर उस्मान बेहद संजीदा थे। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारा ये लाइफ स्टाइल तुम्हें हमारे सोशल सर्कल के लिए नाकाबिल कबूल बना देगा। पहले तुम एक इंतहा पर थे, अब तुम दूसरी इंतहा पर हो। 25-26 साल की उम्र में जिन कामों में तुम अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो वो गैर जरूरी है। तुम्हें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए और अपने लाइफ स्टाइल में तब्दीली लाना चाहिए। हम जिस क्लास से ताल्लुक रखते हैं वहां मजहब से ऐसी वाबस्तगी बहुत से मसाइल पैदा कर देती है। वो सर झुकाए उनकी बातें सुनता रहा, और सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए भी बहुत से मसाइल पैदा हो जाएंगे। तुम खुद सोचो, तुम लोगों को क्या इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हो। कल को हम या तुम खुद जब अपनी क्लास की किसी अच्छी फैमिली की लड़की के साथ शादी करना चाहोगे तो तुम्हारी ये मजहबी वाबस्तगी तुम्हारे लिए कितने मसाइल पैदा कर देगी, तुम्हें अंदाजा है? कोई भी फैमिली सिकंदर उस्मान का नाम देखकर या तुम्हारी क्वालिफिकेशंस देखकर अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं कर देगी। ऊपर से तुमने इस उम्र में सोशल वर्क शुरू करने की ठान ली है, जब तुम्हारी उम्र के लोग अपने कैरियर के पीछे भाग रहे होते हैं। तुम यूनिसेफ में बहुत सोशल वर्क करते रहे हो, इतना काफी है। जरूरी नहीं है कि तुम ये सब अपनी पर्सनल लाइफ में भी शुरू कर दो। जो पैसा तुम उस स्कूल पर और लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाने के लिए जाया करोगे, उसे तुम अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए महफूज करो। उन्हें आसाइशें देने के लिए, एक आरामदेह लाइफ स्टाइल देने के लिए अपने आप पर खर्च करो। 300 साल की जिंदगी नहीं है तुम्हारी, फिर इतनी सी उम्र में बुढ़ापे को क्यों सवार कर लिया है तुमने अपने आसाब पर? एक हादसा हुआ, बुरा हुआ, तुमने सबक सीखा, बहुत अच्छा किया, बस इतना काफी है। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम इस उम्र में तस्बीह पकड़ लो। वो रुके। क्या मेरी बात को समझ रहे हो? उन्होंने पूछा। पापा, मैंने तस्बीह नहीं पकड़ी है। सालार ने उनके सवाल का जवाब देने के बजाय कहा, आपने अपनी जिंदगी में तवाजुन रखने की बात की, मैं वो तवाजुन ही रखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपने करियर में कहां पर खड़ा हूं आप अच्छी तरह जानते हैं। मेरी कारकर्दगी से आप वाकिफ हैं, मैं वाकिफ हूं। इसीलिए तुमसे कह रहा हूं कि अगर तुम इस तरह की सरगर्मियों में खुद को इन्वॉल्व ना करो तो तुम बहुत आगे जा सकते हो। सिकंदर ने कहा, मैं क्यों नहीं जा सकता? अगर आप ये समझते हैं कि मैं ये सब छोड़ दूं तो कैरियर की किसी माउंट एवरेस्ट तक पहुंच जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। उसने तवक्कुफ से कहा, तुम अपने मुस्तकबिल के बारे में भी सोचो, अपनी शादी के बारे में। ऐसी अप्रोच रखने पर तुमको कहां कबूल किया जाएगा? मैंने सोचा है पापा, मैं शादी करना ही नहीं चाहता। सिकंदर हंसे। बचकाना सोच है, हर एक यही कहता है। तुम्हें तो अपना एडवेंचर याद रखना चाहिए। उनका इशारा किस तरफ था वो जानता था। वो बहुत देर कुछ नहीं कह सका। यह भी नहीं कि वो उस एडवेंचर की वजह से शादी नहीं करना चाहता। मुझे याद है, बहुत देर बाद उसने मध्यम आवाज में कहा, मैं आपके सोशल सर्कल में बहुत पहले ही मिसफिट हो चुका हूं और मैं यहां जगह बनाने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे सोशल सर्कल में कोई नया ताल्लुक या रिश्ता भी कायम नहीं करना। मुझे परवाह नहीं कि लोग, मेरे बहन भाई मेरा मजाक उड़ाएंगे या मुझ पर हंसेंगे। मैं इस सब के लिए जहनी तौर पर तैयार हूं। जहां तक सवाल है इस प्रोजेक्ट का, पापा मुझे उसे शुरू करने दें। मेरे पास बहुत पैसा है। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के बाद भी मुझे फुटपाथ पर रहना नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों को जिस्म की बीमारी होती है, कुछ को रूह की। जिस्म की बीमारी के लिए लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, रूह की बीमारी के लिए लोग वही करते हैं जो मैं करना चाहता हूं। मैं इस पैसे से सब कुछ खरीद सकता हूं, सिर्फ सुकून नहीं खरीद सकता। जिंदगी में पहली बार मैं सुकून हासिल करने के लिए इस पैसे को इन्वेस्ट कर रहा हूं। हो सकता है मुझे सुकून मिल जाए। सिकंदर उस्मान की समझ में नहीं आया कि वो उससे क्या कहें। वापस वॉशिंगटन पहुंचकर वो एक बार फिर पहले की तरह मसरूफ हो गया था, मगर इस बार फर्क ये था कि वो मुसलसल पाकिस्तान में फुरकान और डॉक्टर सिब्त अली के साथ राब्ते में था। फुरकान उसे स्कूल के बारे में होने वाली तफसीलात से आगाह करता रहता था। यूनिसेफ में इस तरह का काम उसकी जॉब का हिस्सा था। उसे इस काम के लिए बहुत अच्छा मुआवजा दिया जाता था, मगर पाकिस्तान के उस गांव में इस तरह के काम का आगाज, और वो भी अपने वसाइल से, चंद साल पहले के सालार सिकंदर को जानने वाले कभी भी इस बात पर यकीन नहीं करते। खुद उसे भी यकीन नहीं आता कि वो कभी इस तरह का काम करने का सोच सकता था। मगर ये सिर्फ उस प्रोजेक्ट के लिए अपने अकाउंट से पैसा निकालते हुए उसे अंदाजा हुआ था कि इसके लिए प्रोजेक्ट कम से कम माली लिहाज से मुश्किल नहीं था। पिछले 3 साल में उसके अखराजात में बहुत कमी आ गई थी। बहुत सारी वो चीजें उसकी जिंदगी से निकल गई थीं जिन पर वो अंधाधुंध पैसा खर्च करता था। वो अपने बैंक अकाउंट में रकम जानकर हैरान हो गया था। वो ऐसा शख्स नहीं था
जिससे पैसा जमा करने की तवक्को की जा सकती थी। एमफिल के लिए उसके पास स्कॉलरशिप था। उसे कम से कम उसके लिए अपने पास से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता था। उस दिन अपने अपार्टमेंट में चलते फिरते उसने पहली बार वहां मौजूद तमाम चीजों को गौर से देखा था। उसके अपार्टमेंट में कहीं भी कोई भी महंगी चीज नहीं थी, बल्कि सामान भी बहुत महदूद था। उसका किचन भी खाने पीने की चीजों से तकरीबन खाली था। कॉफी, चाय, दूध, इस तरह की चंद दूसरी चीजें। उसके अपने अपार्टमेंट में बहुत कम वक्त गुजरता। जो वक्त गुजरता वो सोने में गुजरता। यूनिसेफ पर अपनी जॉब पर जाते हुए भी उसके पास पहले से मौजूद कपड़ों और दूसरी अशिया का इतना अंबार मौजूद था कि वो इस मामले में भी लापरवाही बरतता रहा। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने आखिरी बार इस तरह की कोई चीज कब खरीदी थी। अपने साथ काम करने वालों और यूनिवर्सिटी में अपने कुछ फेलोज के अलावा वो न्यूयॉर्क में किसी को नहीं जानता था, या फिर दानिस्ता तौर पर उसने खुद को एक महदूद सर्कल में रखा हुआ था और लोगों के साथ भी उसकी दोस्ती बहुत रस्मी किस्म की थी। वाहिद चीज जिस पर वो खर्च करता रहता था वो किताबें थी। उस लाइफस्टाइल के साथ अगर उसके अकाउंट में इतनी रकम जमा हो गई थी तो ये कोई खिलाफ तवक्को बात नहीं थी। ऑफिस, यूनिवर्सिटी, फ्लैट, उसकी जिंदगी के मामलात में चौथी कोई चीज नहीं थी। एमफिल के दौरान सालार ने यूनिसेफ छोड़कर यूनेस्को ज्वाइन कर लिया। एमफिल करने के बाद सालार की पोस्टिंग पेरिस में हो गई। इससे पहले वो एक फील्ड ऑफिस में काम कर रहा था, मगर अब यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स में काम करने का मौका मिल रहा था। वो गुज़िश्ता 5 सालों में वक्तन फवक्तन छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में पेरिस जाता रहता था, मगर इस बार वो पहली दफा लंबे अरसे के लिए वहां जा रहा था। एक आशना दुनिया से नाशना दुनिया में, उस दुनिया में जहां वो जबान तक से वाकिफ नहीं था। न्यूयॉर्क में उसके बहुत से दोस्त थे, यहां पर ऐसा कोई भी नहीं था जिसे वो बहुत अच्छी तरह जानता हो। यूनिसेफ में किए जाने वाले अनथक काम की तरह वो यहां आकर एक बार फिर उसी तरह काम करने लगा था, मगर इस्लामाबाद के नवाही इलाके में शुरू किया जाने वाला वो स्कूल यहां भी उसके जहन में महव नहीं हुआ था। बाज दफा उसे हैरत होती थी कि अपनी जॉब में तालीम से इतना गहरा ताल्लुक होने के बावजूद आखिर उसे कभी फुरकान की तरह स्कूल खोलने का ख्याल क्यों नहीं आया। अगर उस स्कूल के बारे में वो कई साल पहले सोच लेता तो शायद आज ये स्कूल बहुत मुस्तहकम बुनियादों पर खड़ा होता। मुझे पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत नहीं है, ना ही उसके लिए कोई गहरी निस्बत रखता हूं, उसने शुरू की मुलाकात में एक बार फुरकान से कहा था। क्यों? फुरकान ने पूछा था। क्यों का जवाब तो मैं नहीं दे सकता, बस पाकिस्तान के लिए कोई खास एहसास मेरे दिल में नहीं है, उसने कंधे उचकाकर कहा था। ये जानने के बावजूद कि ये तुम्हारा मुल्क है? हाँ, ये जानने के बावजूद। अमेरिका के लिए खास एहसास हैं? अमेरिका से मोहब्बत है? फुरकान ने पूछा। नहीं, इसके लिए भी मेरे दिल में कुछ नहीं है, उसने इत्मीनान से कहा। फुरकान ने इस बार उसे हैरानी से देखा। दरअसल वतनियत पर यकीन नहीं रखता। उसने फुरकान को हैरान देखकर वजाहत की। या फिर मुझे उन जगहों के लिए मोहब्बत पैदा करने में दिक्कत महसूस होती है जहां मैं रहता हूं। मैं कल किसी तीसरे मुल्क में रहने लगूं तो अमेरिका को भी याद नहीं करूंगा। तुम बड़े अजीब आदमी हो सालार, फुरकान ने बेख्तियार कहा। क्या यह मुमकिन है कि एक आदमी अपने मुल्क के लिए या उस जगह के लिए कोई खास एहसास ही ना रखे जहां वो रहता है? फुरकान को उसकी बात पर यकीन ना आया था, मगर उसने कुछ गलत नहीं कहा था। पेरिस आने के बाद उसे न्यूयॉर्क की कोई चीज याद नहीं थी। न्यू हेवन से न्यूयॉर्क आते हुए भी उसे वहां एडजस्टमेंट का कोई मसला नहीं हुआ था। वो हर पानी की मछली था। वो इन दिनों यूनाइटेड नेशंस के जेर एहतमाम होने वाली किसी रीजनल कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में पाकिस्तान आया हुआ था। वो पर्ल कॉन्टिनेंटल में ठहरा हुआ था। उसे वहां एक बिजनेस मैनेजमेंट के इदारे में कुछ लेक्चर्स देने थे और फुरकान के साथ अपने स्कूल के सिलसिले में कुछ उमूर भी तय करने थे। वो लाहौर में उसके क़याम का तीसरा दिन था। उसने रात का खाना कुछ जल्दी खा लिया और उसके बाद वो जरूरी काम से होटल से बाहर निकल आया। शाम के 7:30 हो रहे थे। माल रोड पर जाते हुए अचानक उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। ड्राइवर गाड़ी से उतरकर टायर को देखने लगा। चंद मिनटों के बाद उसने सालार की खिड़की के पास आकर कहा, सर, गाड़ी में कोई दूसरा टायर मौजूद नहीं है, मैं आपके लिए कोई टैक्सी लाता हूं, आप उस पर चले जाएं। सालार ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। नहीं, मैं टैक्सी खुद रोक लेता हूं, वो कहता हुआ उतर गया। कुछ दूर एक पार्किंग में कुछ टैक्सियां नजर आ रही थीं। सालार का रुख उसी तरफ था जब एक कार ने यकदम उसके पास आकर ब्रेक लगाई। गाड़ी सामने से आई थी और उसके रुकने पर सालार ने फुटपाथ पर चलते हुए उसमें बैठे शख्स को एक ही नजर में पहचान लिया। वो आकिफ था।
वो अब गाड़ी की ड्राइविंग सीट से उतर रहा था। लाहौर में कुछ साल पहले उसकी सरगर्मियों का वो एक मरकजी किरदार था। आकिफ और अकमल, वो उन्हीं दोनों के साथ अपना ज्यादा वक्त गुजारता था और उससे सालार की दोबारा मुलाकात कई सालों बाद हो रही थी। वो उन सब कुछ छोड़ चुका था। पाकिस्तान या लाहौर आने पर भी उसने कभी उनके साथ राब्ता करने की कोशिश नहीं की थी। उन लोगों ने पिछले कई सालों में बार बार उससे राब्ता करने की कोशिश की थी, मगर उनकी कोशिशों के बावजूद सालार उनसे बचने की कोशिशों में कामयाब रहा था। और अब इतने सालों के बाद वो एकदम इस तरह अचानक उसके सामने आ गया था। सालार के आसाब एकदम तन गए थे। आकिफ बड़े जोशो खरोश के आलम में उसकी तरफ बढ़ा। सालार, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम हो। कहाँ गायब थे इतने सालों से? तुम तो गधे के सर के सींग की तरह गायब हो गए थे। कहाँ थे यार? और अब यहाँ क्या कर रहे हो? हुलिया ही बदल लिया है। कहाँ गए वो बाल? लाहौर में कब आए हो? आने की इत्तला क्यों नहीं दी? उसने यके बाद दीगरे सवालात की बौछार कर दी। उसने सालार के अंदाज में झलकने वाली सर्द मेहरी पर गौर नहीं किया था। सालार के जवाब देने से पहले ही आकिफ ने दोबारा पूछ लिया, यहां माल रोड पर क्या कर रहे हो? गाड़ी खराब हो गई थी, मैं टैक्सी की तरफ जा रहा था। सालार ने कहा। कहां जा रहे हो? मैं ड्रॉप कर देता हूं। आकिफ ने बेतकल्लुफी से कहा। नहीं, मैं चला जाता हूं, टैक्सी पास ही है। सालार ने तेजी से कहा। आकिफ ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। चलो अंदर बैठो। उसने बाजू पकड़कर खींच लिया। सालार सटपटाया, लेकिन उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसका मूड बहुत खराब होने लगा था। तुम तो स्टेट्स पढ़ने चले गए थे और पता चला कि तुमने वहां जॉब कर ली है, फिर अचानक पाकिस्तान कैसे? आकिफ ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। क्या छुट्टियां गुजारने आए हो? हाँ, सालार ने मुख्तसरन कहा। वो इस तरह से जान छुड़ा सकता था। क्या कर रहे हो आजकल? आकिफ ने गाड़ी चलाते हुए पूछा। यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी में काम कर रहा हूं। यहां लाहौर में कहां ठहरे हो? पीसी में। अरे, पीसी में क्यों ठहरे हो? मेरे पास आते या मुझे फोन करते। कब आए यहां? आकिफ ने कहा। कल। बस तो फिर तुम मेरे साथ मेरे घर रहोगे, जरूरत नहीं होटल में रहने की। नहीं, मैं कल सुबह इस्लामाबाद जा रहा हूं। सालार ने रवानी से झूठ बोला। वो आकिफ से हर कीमत पर जान छुड़ाना चाहता था। उसे उससे उलझन हो रही थी, या फिर यह शायद उसके साथ गुजरने वाला माजी था जो उसे तकलीफ में मुब्तला कर रहा था। अगर कल इस्लामाबाद वापस जा रहे हो तो फिर आज मेरे साथ रहो, खाना खाओ मेरे साथ घर चलकर। आकिफ ने ऑफर की। खाना मैं 10 मिनट पहले ही खाकर निकला हूं, फिर भी मेरे साथ घर चलो, तुम्हें अपनी बीवी से मिलवाऊंगा। शादी हो गई तुम्हारी? हाँ, 3 साल हुए, आकिफ ने कहा। फिर पूछा, और तुमने शादी कर ली? नहीं। क्यों? बस कुछ मसरूफियत थी इसलिए, सालार ने कहा। गुड, अभी भी आजाद फिर रहे हो? आकिफ ने गहरा सांस लिया। खुशकिस्मत हो। सालार ने जवाब में कुछ नहीं कहा। आकिफ ने उससे बात करते हुए ग्लो कंपार्टमेंट खोलकर अंदर से कैसेट निकालनी चाहिए। उसका ध्यान जरा भटका और कैसेट निकालते निकालते ग्लो कंपार्टमेंट से बहुत सी चीजें सालार की गोद और नीचे उसके पैरों में जाकर पड़ी। टू बैड, आकिफ ने बेख्तियार कहा। सालार झुककर चीजें उठाने लगा। आकिफ ने गाड़ी के अंदर की लाइट जला दी। वो उन चीजों को समेट कर ग्लो कंपार्टमेंट में रखने लगा था जब वो ठिठक गया। किसी ने उसके जिस्म में जैसे करंट सा दौड़ा दिया। ग्लो कंपार्टमेंट के कोने में ईयर रिंग्स पड़े हुए थे। सालार के हाथों में बेख्तियार लर्जिश आ गई। बायां हाथ बढ़ाकर उसने उन ईयर रिंग्स को बाहर निकाल लिया। वो अब उसके हाथ की हथेली पर गाड़ी के अंदर जलती रोशनी में चमक रहे थे। वो बेयकीनी के आलम में उसे देख रहा था। बहुत साल पहले उसने इन ईयर रिंग्स को किसी के कानों में देखा था। 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार वो उन्हें अब देख रहा था। उसे कोई शुबा नहीं था, वो इमामा हाशिम के ईयर रिंग्स थे। वो आंखें बंद करके कागज पर उनके डिजाइन उतार सकता था, हर पेचो खम को। आकिफ ने उसकी हथेली से वो ईयर रिंग्स उठा लिए। किसी ने जैसे सालार का सख्ता तोड़ दिया था। आकिफ उन ईयर रिंग्स को एक बार फिर ग्लू कंपार्टमेंट में रख रहा था। ये ईयर रिंग्स, वो अटकते हुए बोला, ये तुम्हारी बीवी के हैं? सालार ने अपने सवाल को मुकम्मल किया। बीवी के? आकिफ हंसा। कम ऑन यार, बीवी के होते तो मैं यहां रखता। सालार पल के झपकाए बगैर उसे देखता रहा। फिर उसने सरसराती हुई आवाज में कहा, यार है एक गर्लफ्रेंड मेरी, पिछली रात मेरे साथ थी। ये इयररिंग्स मेरे बेडरूम में छोड़ गई थी। कुछ इमरजेंसी में ही जाना पड़ा उसे, क्योंकि रोहा वापस आ गई थी। मैंने ये इयररिंग्स लाकर गाड़ी में रख दिए, क्योंकि आज मेरा उसकी तरफ जाने का इरादा है। आकिफ बड़ी बेतकल्लुफी से उसे बता रहा था। गर्लफ्रेंड? सालार के हलक में जैसे फंदा लगा। हाँ, गर्लफ्रेंड, रेड लाइट एरिया की ही एक लड़की है, अब इधर डिफेंस में शिफ्ट हो गई है। क्या नाम है उसका? इमामा रेड लाइट एरिया की लड़की तो कभी नहीं हो सकती। यकीनन मुझे गलत फहमी हुई है, उसने आकिफ को देखते हुए सोचा। सुनोबर।
आकिफ ने उसका नाम बताया। सालार ने चेहरा मोड़कर हाथ में पकड़ी चीजें ग्लू कंपार्टमेंट में रखकर उसे बंद कर दिया। उसे बाकी गलतफहमी हुई थी। आकिफ गाड़ी की लाइट ऑफ कर चुका था। सीट की पुश से टेक लगाकर सालार ने गहरा सांस लिया। मगर ये उसका असली नाम नहीं है। आकिफ ने बात जारी रखी। असली नाम उसका इमामा है। सालार के कानों में कोई धमाका हुआ था, या फिर ये पिघला हुआ शीशा था जो किसी ने उसके कानों में उंडेल दिया था। आकिफ अब स्टीयरिंग पर थोड़ा आगे झुका, होंठों में दबा सिगरेट लाइटर से जला रहा था। तुमने क्या कहा? सालार की आवाज में लर्जिश थी। क्या कहा? आकिफ ने सिगरेट का कश लेते हुए उसे देखा। नाम बता रहे थे तुम उसका? हाँ, इमामा। तुम जानते हो उसे? आकिफ ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सालार को देखा। खिड़की का शीशा अब उसने खोल दिया था। सालार यकटक उसे देखता रहा, यूं जैसे वो आकिफ को पहली बार देख रहा था। इयररिंग्स अब उसकी मिट्टी की गिरफ्त में थे। मैं क्या पूछ रहा हूं यार, तुम जानते हो उसे? आकिफ ने होंठों से सिगरेट उंगलियों में मुंतकिल करते हुए कहा। मैं सालार ने कुछ बोलने की कोशिश की। अपनी आवाज उसे खाई सा आती महसूस हुई। रेड लाइट एरिया वो आखिरी जगह थी जहां उसने कभी उमामा के होने का तस्वुर किया था। गाड़ी के अंदर चलने वाली रोशनी में आकिफ ने बहुत गौर से देखा उसके जर्द पड़ते हुए चेहरे को, उसके हाथ की बंद मुट्ठी को, उसके कपकपाते होंठों को, उसके बेरब्त बेमानी लफ्जों को। आकिफ मुस्कुरा दिया। उसने उसके कंधों पर तसल्ली आमेज अंदाज में थपकी दी। डोंट वरी यार, क्यों घबरा रहे हो? वो सिर्फ गर्लफ्रेंड है मेरी। अगर तुम्हारे और उसके दरमियान भी कुछ है तो कोई बात नहीं। हम तो पहले भी बहुत कुछ शेयर किया करते थे, याद है तुम्हें? आकिफ ने कहका लगाया, फिर उसने बारूद में तीली फेंकी। ये तो फिर लड़की है। माल रोड पर कितना रश था। आकिफ कितनी रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। उन दो सवालों के साथ साथ सालार ने यह भी नहीं सोचा कि स्टीयरिंग पर मौजूद शख्स पर झपटने की सूरत में खुद उसके साथ क्या हो सकता था। उसने पलक झपकते ही आकिफ को गले से पकड़ लिया। आकिफ का पांव बेख्तियार ब्रेक पर आया। गाड़ी एक झटके से रुकी। वो दोनों पूरी कुव्वत से डैशबोर्ड से टकराए। सालार ने उसके कॉलर को नहीं छोड़ा। आकिफ हवास बाख्तगी की हालत में चिल्लाया, क्या कर रहे हो तुम? उसने सालार के हाथों से अपना गला छुड़ाने की कोशिश में उसे दूर हटाने की कोशिश की। पागल हो गए हो? हाउ डेयर यू टॉक लाइक दैट? सालार जवाबन गुर्राया। उसके हाथ एक बार फिर आकिफ की गर्दन पर थे। आकिफ का सांस रुकने लगा। उसने कुछ गुस्से और कुछ हवास बाख्तगी के आलम में सालार के मुंह पर मुक्का मारा। सालार बेख्तियार झटका खाकर पीछे हटा। उसके दोनों हाथ अब अपने मुंह पर थे। आकिफ की गाड़ी के पीछे मौजूद गाड़ियां हॉर्न पर हॉर्न दे रही थीं। वो सड़क के वस्त में खड़े थे और ये इन दोनों की खुशकिस्मती थी कि इस तरह अचानक गाड़ी रुकने पर पीछे वाली गाड़ी उनसे नहीं टकराई। सालार दोनों हाथों से अपने जबड़ा पकड़े हुए अपनी सीट पर दोहरा हुआ था। आकिफ ने अपने होश आवाज को काबू में रखते हुए गाड़ी को कुछ आगे एक सुनसान जेली सड़क पर मोड़ते ही एक तरफ रोक लिया। सालार तब तक सीधा हो चुका था। वो अपने हाथ की हथेली से होंठों और जबड़े को दबाए विंड स्क्रीन से बाहर देख रहा था। चंद मिनट पहले का इश्तियाल अब गायब हो चुका था। आकिफ ने गाड़ी रोकी, सीट पर बैठे बैठे उसकी तरफ मुड़ा और कहा, क्या मसला है तुम्हारे साथ? मेरे गले क्यों पड़ रहे थे? मैंने क्या किया है? बुलंद आवाज में बातें करते करते उसने डैशबोर्ड से टिश्यू बॉक्स उठाकर सालार की तरफ बढ़ाया। उसने सालार की शर्ट पर खून के चंद कतरे देख लिए थे। सालार ने यके बाद दीगरे दो टिश्यू निकाले और होंठ के उस कोने को साफ करने लगा जहां से खून रिस रहा था। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता अभी, आकिफ ने कहा। सालार को हाथ साफ करते हुए दोबारा ईयर रिंग्स का ख्याल आया। उसने एकदम झुककर पायदान पर ईयर रिंग्स ढूंढना शुरू कर दिया। फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ जाती या? आकिफ बात अधूरी छोड़कर उसे देखने लगा। क्या ढूंढ रहे हो? वो ईयर रिंग्स, सालार ने मुख्तसरन कहा। आकिफ बेख्तियार चिल्लाया, क्या प्रॉब्लम है सालार? मेरी गर्लफ्रेंड है, उसके ईयर रिंग्स है। मेरा प्रॉब्लम है ये ईयर रिंग्स या उसका प्रॉब्लम है, तुम्हारा नहीं। सालार एकदम रुक गया। उसे अपनी नामाकुल हरकत का एहसास हुआ। वो सीधा होकर बैठ गया। टिश्यू को खिड़की की तरफ से बाहर फेंकते हुए उसे दम घुटता महसूस हो रहा था। आकिफ माथे पर बल लिए उसको देख रहा था। तुम्हारा और सनोबर का कोई? आकिफ बात करते करते मोहतात अंदाज में रुक गया। वो अंदाजा नहीं कर पा रहा था कि पिछली बार उसके जुमले में ऐसा कौन सा लफ्ज था जिसने उसे मुश्तइल किया था। वो दोबारा गलती दोहराना नहीं चाहता था। आई एम सॉरी, सालार ने उसके रुकने पर कहा। ओके फाइन। आतिफ कुछ मुतमईन हुआ। तुम और सनोबर? वो फिर रुक गया। तुमने कहा था उसका नाम इमामा है। सालार ने गर्दन मोड़कर उसका चेहरा देखा। आकिफ को बेइख्तियार उसकी आंखों से खौफ आया। वो किसी नॉर्मल इंसान की आंखें नहीं थी। वहशत, बेचारगी, खौफ वो हर तासुर लिए हुए थी। हाँ, उसने एक बार मुझे बताया था, शुरू में एक बार अपने बारे में बता रही थी।
तब उसने मुझे बताया। उसका हुलिया बता सकते हो मुझे? सालार ने मोहम सी उम्मीद के साथ कहा। हाँ, क्यों नहीं? आकिफ गड़बड़ाया। बहुत खूबसूरत है, फेयर, टॉल। आकिफ अब अटकने लगा। काली आंखें हैं, बाल ही पहले काले थे, अब डाई किए हुए हैं उसने। और क्या बताऊं, वो जिचवा। सालार ने आंखें बंद करके विंड स्क्रीन की तरफ चेहरा कर लिया। घुटन कुछ और बढ़ गई थी। इमामा हाशिम है उसका नाम। वो विंड स्क्रीन से बाहर देखते हुए बड़बड़ाया। पता नहीं, बाप का तो नहीं बताया उसने, ना ही मैंने पूछा। आकिफ ने कहा, इमामा हाशिम ही है वो बड़बड़ाया। उसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। ये सब मेरी वजह से हुआ, सब। मैं जिम्मेदार हूं इस सब का। किस चीज के जिम्मेदार हो तुम? आकिफ को तजस्सुस हुआ। सालार खामोशी से विंड स्क्रीन से बाहर देखता रहा। आकिफ जवाब का इंतजार करता रहा। चंद मिनट की खामोशी के बाद सालार ने गर्दन मोड़कर उससे कहा, मैं उससे मिलना चाहता हूं, अभी और इसी वक्त। आकिफ कुछ देर उसे देखता रहा, फिर वो डैशबोर्ड से मोबाइल उठाकर एक कॉल मिलाने लगा। कुछ देर तक वो कोशिश करता रहा, फिर उसने कंधे उचकाते हुए कहा, उसका मोबाइल ऑफ है, पता नहीं वो घर पर मिले या ना मिले, क्योंकि अब रात हो रही है। और वो आकिफ चुप होकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। लेकिन मैं तुम्हें ले जाता हूं उसके घर पर। आधे घंटे बाद वो दोनों डिफेंस के एक बंगले के बाहर खड़े थे। वहां पहुंचने तक उन दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। आकिफ अब उस वक्त को कोस रहा था जब उसने सालार को लिफ्ट दी थी। चंद बार हॉर्न देने पर अंदर से एक आदमी बाहर निकल आया। वो चौकीदार था। सुनोबर घर पर है? आकिफ ने उसे देखते ही पूछा। नहीं, बीबी साहिबा तो नहीं है। वो कहाँ है? मुझे पता नहीं। आकिफ ने सालार को देखा, फिर गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा, तुम बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। आकिफ उस आदमी के साथ अंदर चला गया। उसकी वापसी 10 मिनट बाद हुई। तुमको उससे बात करनी है? उसने अंदर बैठते ही पूछा। मुझे उससे मिलना है। आकिफ दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने लगा। सफर फिर उसी खामोशी से तय होने लगा। 9 बज रहे थे जब वो रेड लाइट एरिया में पहुंचे थे। सालार के लिए वो जगह नई नहीं थी, सिर्फ उस तकलीफ का एहसास नया था जो उसे इस बार हो रहा था। आज यही है वो। किसी आदमी ने यहां की कुछ लड़कियों को बुक करवाया है किसी फंक्शन के लिए। वो भी उनके साथ ही जा रही है। आकिफ ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, तुम भी उतरो, बहुत अंदर जाना है। अब सुनोबर को तो मैं तुमसे मिलवाने के लिए यहां नहीं ला सकता। सालार बाहर निकल आया। वो आकिफ के साथ एक बार फिर उन गलियों में जाने लगा। उसे अच्छी तरह याद था वो इस तरह की जगह में आखिरी बार वहां कब आया था। वहां कुछ भी नहीं बदला था। इंसानी गोश्त की तिजारत तब भी उसी ढके छुपे अंदाज में हो रही थी। उसे बहुत अच्छी तरह याद था वो पहली बार 18 साल की उम्र में वहां आया था। फिर वो कई बार वहां आता जाता रहा था, कई बार। बाज दफा रक्स देखने, बाज दफा किसी मशहूर एक्ट्रेस की किसी महफिल में शिरकत के लिए, बाज दफा उन गलियों के दरवाजों, खिड़कियों, चौबारों से लटकती झांकती नीम बरहना औरतों को देखने के लिए। उसे अजीब सी खुशी मिलती थी उन गलियों से गुजरते हुए। वो वहां खड़ी किसी भी उम्र की, किसी भी शक्ल की लड़की को चंद घंटों के लिए खरीद सकता था। वॉलेट से निकलने वाले चंद नोट वहां खड़ी किसी भी लड़की को सर से पैर तक उसका कर देते। दुनिया पैरों के नीचे और कायनात मुट्ठी में होना और किसे कहते हैं, उसे सरशारी का एहसास होता। और बाज दफा वहां रात गुजारने के लिए उन औरतों के साथ जिनसे वो नफरत करता था, चंद रुपयों की खातिर जिस्म फरोख्त करने वालियों के लिए वो इसके अलावा क्या जज्बात रख सकता था। और नफरत के बावजूद वो उन्हें खरीदता था क्योंकि वो खरीद सकता था।